हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने अपने सेकंड चैप्टर फोर्स एंड द लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ेंगे। पहले उसे पीछे थोड़ा सा रिवाइज करते हैं हम कि हमने क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या इफ़ेक्ट करता है। इस चैप्टर में हम फोर्स के कोज के बारे में पढ़ेंगे कि फोर्स होता कैसे है, क्या कारण होता है फोर्स का। तो अब सबसे पहले फोर्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। द इफेक्ट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए चेंज इन द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज लाने के लिए जो हम एफर्ट करते हैं, उस एफर्ट को हम क्या बोलते हैं? उस एफर्ट को हम बोलते हैं फोर्स। फोर्स के इफेक्ट हमने पढ़े थे। रिजल्टेंट फोर्स मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितने सारे फोर्स लग रहे हैं उनका जो टोटल फोर्स होता है। जैसे ये 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ये 5 न्यूटन और लग रहा है, तो जो टोटल फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा 10 न्यूटन। तो ये 10 न्यूटन जो है वो है रिजल्टेंट फोर्स। हमने बैलेंस फोर्स पढ़ा था। जब ऑब्जेक्ट पे दोनों साइड से सेम फोर्स लग रहे होते हैं, अपोजिट साइड से, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो जीरो होता है। तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाता है। उस केस में जो वो फोर्स लगते हैं उनको हम बैलेंस फोर्स बोलते हैं। और जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होता है तो अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं। हमने गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था कि जब भी एक बॉल को हम लगभग हम एक फ्रिक्शनस लेस प्लेन बनाया था, जब उस पर छोड़ते हैं तो हम क्या देखते हैं? जितनी हाइट से हम बॉल को ऊपर से छोड़ते हैं वो उतनी हाइट पे जाने की कोशिश करती है, वो उतनी हाइट अटेंड करने की कोशिश करती है। तो मान लेते हैं अगर हमारे पास ये प्लेन बिल्कुल ऐसे फ्लैट है, तो यहाँ पे बॉल जब हम छोड़ेंगे तो वो हमेशा क्या होगी? वो जिस हाइट से छोड़ा गया है उतनी हाइट को एक्वायर करने की कोशिश करेगी। लेकिन इतनी हाइट उसको कभी मिलेगी नहीं, क्योंकि ये सरफेस क्या है? बिल्कुल फ्लैट है। तो वो बॉल जो है वो हमेशा चलती रहेगी। तो इससे न्यूटन ने जो है फर्स्ट लॉ बताया था हमें। फर्स्ट लॉ क्या होता है? इट स्टेट दैट ए बॉडी इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड ए बॉडी इज मोशन विल कंटिन्यू इन ए मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए यूनिफॉर्म स्पीड अनलेस इट इज़ कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। इसका मतलब क्या है कि अगर वो कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक हम कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगाते हैं। तो ये जो बॉडी की टेंडेंसी होती है रेस्ट और मोशन के अपनी स्टेट को बनाए रखने की, उसको हम इनर्शिया बोलते हैं। पिछली वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो उसमें अच्छे से बताया गया है। यहाँ पर हम एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इनर्शिया के बाद हमने पढ़ा था मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मोशन। मोमेंटम को कैसे निकाल सकते हैं हम? P इज इक्वल टू एम वी पी होता है मोमेंटम। मास बॉडी का m मास होता है और v बॉडी की वेलोसिटी होती है। तो मास और वेलोसिटी को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास मोमेंटम आता है। मोमेंटम की यूनिट थी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और मोमेंटम क्या था? एक वेक्टर क्वांटिटी थी। अब न्यूटन की सेकंड लॉ हमने यहाँ तक हमने जब पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज हम सेकेंड लॉ के बारे में पढ़ते हैं। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव अस द मेथड टू मेजरिंग फोर्स। मतलब फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था कि फोर्स का इफ़ेक्ट क्या क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकता है। और किसी भी बॉडी को जब तक हम कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक उसकी जो स्टेट है वो चेंज नहीं होगी। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में। ये हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था। तो सेकंड लॉ हमें बताती है कि फोर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कि किसी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है या कोई बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा रही है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे द लिंक बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम इज एक्सप्रेस्ड इन द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ में फोर्स और मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? अमाउंट ऑफ फोर्स। तो कितना फोर्स है उस बॉडी में, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये हम इसमें सेकंड लॉ में हम पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट। तो क्या कह रहा है? जो बॉडी का मोमेंटम होता है, चेंज इन मोमेंटम, ये होता है चेंज इन मोमेंटम। टाइम के साथ जो मोमेंटम चेंज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फोर्स के। मतलब बॉडी पे हम जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही उसमें मोमेंटम बढ़ता जाएगा। मोमेंटम मतलब उसमें अमाउंट ऑफ मोशन कितना है। अगर जितना फोर्स हम उसमें अप्लाई करेंगे उसमें अमाउंट ऑफ मोशन बढ़ जाएगा। कब तक? जब तक जो फोर्स है वो उसी डायरेक्शन में अप्लाई किया जाए जिसमें मोशन हो रहा है। मतलब मोशन की डायरेक्शन में ही अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा? बढ़ता रहेगा फोर्स के साथ। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं।
तो हमने क्या किया, कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m, हमने कोई भी ऑब्जेक्ट मान लिया जिसका मास क्या है m, एंड इनिशियल वेलोसिटी u, और ये किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, u से, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी को हम u से लिखते हैं। देन इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए बॉडी विल बी, तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो कैसे निकाल सकते हैं, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी इसकी u है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m u। सपोज दैट अ फोर्स F एक्ट ऑन दिस बॉडी फॉर टाइम t, फिर मानते हैं हमने कुछ फोर्स इस बॉडी के ऊपर लगाया, तो क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो मान लेते हैं इसका मास m है और वेलोसिटी बढ़ के v से u हो गई है, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। पहले मोमेंटम m u था, फिर हमने कुछ फोर्स लगाया तो मोमेंटम कितना हो गया, m v। द फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी क्या हो गया, एम वी। नाउ द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कैसे निकाल सकते हैं हम, मान लेते हैं कोई बॉडी है, जैसे वेलोसिटी हम निकालते थे कि 3 की स्पीड से चल रही है, फिर उसकी वेलोसिटी 6 होगी, तो हम कैसे निकालेंगे चेंज, इस 6 में से 3 को घटा देंगे, मतलब जो बाद में वेलोसिटी होगी उसमें से पहले वाली को घटा देंगे, तो चेंज आया 3 का, ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही चेंज मोमेंटम निकालेंगे, ये बाद का मोमेंटम है एम वी और ये पहले का मोमेंटम है, दोनों को घटा देंगे तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे करते हैं, जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, फोर्स था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकाल सकते हैं, एम वी माइनस एम यू, ये फाइनल मोमेंटम है, ये इनिशियल मोमेंटम है, तो इनको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, चेंज इन मोमेंटम विद टाइम, टाइम के साथ इसको डिवाइड कर देंगे तो एम दोनों में कॉमन है, एम बाहर आ जाएगा, तो एम हो जाएगा वी माइनस यू बाई टी। अब ये इक्वेशन हमारे पास बन गई है। तो आगे हम क्या देखते हैं, हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता था v माइनस यू बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे देखिए जो ये वाली टर्म है, ये वाली, ये क्या है, v माइनस यू बाई टी, यही तो है सेम, मतलब ये किसके बराबर है, एक्सेलरेशन, तो इसकी जगह हम a रख सकते हैं, तो ये इक्वेशन हो जाएगी f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम ए, ये जो था ये एक्सेलरेशन के बराबर था, तो हमने इसकी जगह a रख दिया। तो अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, तो इसकी जगह हम क्या करते हैं, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाते हैं तो किसी भी कांस्टेंट टर्म से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम f इज इक्वल टू ये k कांस्टेंट से हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा m इंटू ए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हमने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब k की वैल्यू हम 1 रखते हैं, तो ये फोर्स क्या आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो ऐसे ये फोर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा कि किसी बॉडी में कितना फोर्स है, उसका मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बॉडी के मास और एक्सेलरेशन को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, या फिर एक यूनिट ये होती है, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम बोलते हैं न्यूटन। तो ये होता है फोर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, जो कि हमें सेकेंड लॉ से मिलता है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखेंगे, F इज इक्वल टू एम ए। तो सेकेंड लॉ एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। सेकेंड लॉ में क्या बताती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकाल सकते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम, ये हमने रेट ऑफ चेंज किसके प्रोपोर्शनल थी, फोर्स के। तो इसको अब जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास F इज इक्वल टू क्या आता है, एम ए आता है। अब ये आपको अच्छे समझना है कि जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम, मान लीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि जब एक चीज़ की वैल्यू बढ़ेगी, मान लेते हैं ये कोई चीज़ है ए, इसको हम बढ़ाएंगे, ये बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये कोई ऑब्जेक्ट है ए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी की। इसका मतलब क्या है कि जब ए की वैल्यू बढ़ेगी तो बी की भी उसके साथ बढ़ जाएगी। तो अगर हमें इनको इक्वल करना है, इक्वल हम कर नहीं सकते क्योंकि इक्वल नहीं है, क्योंकि इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ जाता है, इक्वल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि किसी चीज़ की लेंथ और ब्रेड्थ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब लेंथ 2 थी तो ब्रेड्थ होगी 4, ठीक है, मतलब ये इसकी हमेशा डबल है। इसको 3 करते हैं तो ये हो जाती है 6, इसको 4 करते हैं तो ये हो जाती है 8। मतलब जब भी हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो ब्रेड्थ भी बढ़ जाती है। लेंथ को बढ़ाया ब्रेड्थ बढ़ गई, लेंथ को बढ़ाया तो फिर से ब्रेड्थ बढ़ गई। अब ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमेशा बढ़ती रहती है। जब हमें इक्वल करना होगा, 2 को जब हम इक्वल करेंगे
2 को जब हम 4 के इक्वल करेंगे तो इक्वल तो हो नहीं सकता, 2 तो 2 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म ऐसे लिख देते हैं, 2 इज इक्वल टू 2 के, 3 इज इक्वल टू 2 के, 4 इज इक्वल टू 2 के, ऐसे लिख देते हैं इनको हम। तो हमने क्या किया, यहाँ पे के कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 रखेंगे अगर हम के की वैल्यू, सॉरी एक बार दोबारा से करते हैं इसको, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4। तो 4 हमने इक्वल कर दिया 4 के, 3 इक्वल कर दिया 3 के। एक बार दोबारा से हम देखते हैं इसको, जैसे कि मान लेते हैं हमें इक्वल लिखना है तो 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 इक्वल टू 2, लेकिन यहाँ पे क्या है 4। तो 2 को 4 बनाने के लिए हमें कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लेते हैं हम इसको लिख दिया 2 के, और 3 इक्वल टू किसके है 6, लेकिन हमें बनाना इक्वल का साइन। तो इक्वल का साइन कब होगा, जब हम इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे यहाँ 4 को जब हम 8 के इक्वल बनाना है तो हम क्या करेंगे, 4 को 4 लिख देंगे और के से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये इक्वल हो गया है। यहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो इस इक्वेशन से कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 2 है। इसका मतलब क्या है कि ये हमेशा डबल रहता है फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट से। जैसे के की वैल्यू यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू, ये 2 किसके बराबर हो जाएगा 4 के। और जब हम यहाँ पे के की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 6 के बराबर हो जाएगा। जब यहाँ पे के की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 8 के बराबर हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हमने एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। और वो कांस्टेंट क्या होता है, वो कोफिशिएंट होता है, मतलब कितने रेशियो से वो बढ़ रहा है। यहाँ पे के की वैल्यू जैसे 2 है तो इसका मतलब है कि ये हमेशा इससे डबल रहेगा। 3 ये वैल्यू, ये लेंथ की वैल्यू है, ये ब्रेड्थ की वैल्यू है, तो ब्रेड्थ है वो हमेशा लेंथ से डबल रहेगा। तो हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल टू का साइन लगा दिया और एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब ये होता है। फिर से देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। लेंथ किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ जब 3 है तो उसकी ब्रेड्थ जो है वो है 9। जब किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ 4 है तो ब्रेड्थ है 12। जब इसको बढ़ाते हैं लेंथ को तो ब्रेड्थ क्या होती है, अपने आप बढ़ जाती है, 4 से होगी 12। जब हम 5 कर देते हैं तो ये 15 हो जाती है। तो हम यहाँ पे ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब हमें इसको इक्वल करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि कितने रेशियो से बढ़ रही है। तो यहाँ पे ये हमेशा 3 गुना रहती है इसका, 3 गुना। तो यहाँ पे भी 3 गुना है इसका। तो हम इक्वल लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट केस में 3 इक्वल टू के 3 लिख देंगे। के यहाँ पे क्या है, ये कोफिशिएंट है जिससे हमेशा वो मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे 3 की के की जगह जब हम 3 रखेंगे तो ये वापस से क्या आ जाएगा 9। ऐसे ही 4 को इक्वल रख सकते हैं, 4 के, 5 इज इक्वल टू के 5। और यहाँ पे ये के क्या है, कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होगी है 3। तो ऐसे हम किसी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के एक कांस्टेंट बना सकते हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। तो हमने फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, क्या होता है F इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पे जब हम ए को एक जैसे कि F इज इक्वल टू एम ए था तो ए को यहीं रखेंगे, एम को उधर लेके आएंगे तो F बाई एम हो जाएगा। तो ए किसके बराबर हो जाएगा, F बाई एम। ए हो जाएगा F बाई एम। इसका मतलब क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। अगर हम फोर्स को कांस्टेंट कर लेते हैं, मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर हमने 5 न्यूटन फोर्स लगाया है, तो जो एक्सेलरेशन है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये क्या है, एक्सेलरेशन किसके बराबर है, 1/m के बराबर है, मतलब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हमने 5 न्यूटन फोर्स लगाया तो मास फोर्स को हमने कर दिया कांस्टेंट, तो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या है, अगर ऑब्जेक्ट का मास बड़ा होगा, अगर ऑब्जेक्ट 10 किलोग्राम का है तो एक्सेलरेशन कम होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ऑब्जेक्ट का मास बढ़ता जाएगा तो एक्सेलरेशन घटता जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट का मास कम करेंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 2 ऑब्जेक्ट हैं जिन पे हम सेम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जो भारी वाला ऑब्जेक्ट होगा जिसमें मास ज़्यादा है उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, मतलब वो कम स्पीड से मूव करेगा, और जो हल्का ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा स्पीड से एक्सेलरेट करेगा। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक तो छोटी सी साइकिल थी और एक बड़ा सा ट्रक था, दोनों पे हमने 5 न्यूटन फोर्स लगाया, तो जो साइकिल है वो तेज़ मूव करेगी और जो ट्रक है वो कम मूव करेगा। इसका मतलब क्या है कि जो एक्सेलरेशन जो उसमें प्रोड्यूस हुआ वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। मतलब मास कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा हो गया, अगर मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन
कम होगा, इसका मतलब ये है। अब यहाँ पे फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम मास को कांस्टेंट कर देते हैं कि दो ऑब्जेक्ट है जिनका मास है 5 किलोग्राम, अब जिस पे हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे वो ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा। ये ऑब्जेक्ट 5 किलोग्राम का, ये भी 5 किलोग्राम का, इस पे हमने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, इस पे 5 न्यूटन फोर्स लगाया, तो जिस पे ज़्यादा फोर्स लगाया वो ज़्यादा तेज़ी से एक्सेलरेट करेगा, हल्का ऑब्जेक्ट ज़्यादा तेज़ी से एक्सेलरेट करेगा। तो इस इक्वेशन का मतलब ये है कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। अब एप्लीकेशन कहाँ पे पढ़ते हैं हम, कैचिंग ए बॉल, क्रिकेट बॉल। इसका मतलब क्या है, एक जब हम बॉल को कैच करते हैं तो हम क्या करते हैं, देखो हमने अभी अभी पढ़ा था कि रेट ऑफ जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम, mv माइनस mu/t। इसका मतलब क्या है कि फोर्स, जो बॉडी फोर्स अप्लाई करेगी वो टाइम के किस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर टाइम बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर टाइम कम होगा तो फोर्स बढ़ जाएगा। तो जब क्रिकेट बॉल को कैच करते हैं तो आपने देखा होगा टीवी में, जब बॉल को कैच करते हैं तो हाथ में, बॉल जैसे ही हाथ में कैच होती है तो हाथों को ऐसे पीछे लेके जाते हैं। इससे क्या होता है, जब हम बॉल को कैच करेंगे तो हाथ को हम पीछे लेके जाएंगे, जिससे क्या होगा, मान लेते हैं ये हमारे हाथ हैं जहाँ से हम बॉल को कैच करेंगे, यहाँ से बॉल आ रही है तो यहाँ पे जब बॉल आएगी तो हाथ को हम ऐसे पीछे लेके जाएंगे कैच करते टाइम। जिसका मतलब क्या है, जैसे ही हम हाथों को पीछे लेके जाएंगे तो जो टाइम है ना, टाइम ऑफ कांटेक्ट, जो बॉल हाथ के साथ कांटेक्ट कर रही है वो टाइम बढ़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हाथों को यहीं पे रखते तो बॉल एकदम से ऐसे आके लगती, टाइम बिल्कुल थोड़ा सा होता। जब हम हाथों को पीछे लेके गए तो जो टाइम है ना वो बढ़ गया है। इसका मतलब क्या है, ये टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। जब हम टाइम बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब हम हाथों को ऐसे पीछे लेके आ रहे हैं तो बॉल का और हाथों का जो कांटेक्ट टाइम है वो बढ़ जाएगा, और जो बॉल हाथ पे फोर्स लगा रही है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स, टाइम ज़्यादा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जिससे हमारे हाथों पे जो इफेक्ट होगा, बॉल हमारे हाथों पे फोर्स लगाएगी वो कम हो जाएगा, तो हमें चोट कम लगेगी। तो जब हम हाथों को ऐसे पीछे खींचेंगे तो टाइम बढ़ जाएगा, जिसके कारण फोर्स क्या है वो कम हो जाएगा, बॉल हमारे ऊपर कम फोर्स लगाएगी। दूसरा है यूज़ ऑफ सीट बेल्ट। सीट बेल्ट जब हम कार में लगाते हैं तो मान लेते हैं हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ से ऊपर से सीट बेल्ट लगी हुई है, तो जब हम एकदम से ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, हम एकदम से ऐसे आगे जाएंगे तो क्या होगा, जो सीट बेल्ट है वो हमारा जो ये टाइम है ना वो कम कर देगी, ये टाइम, फिर हम धीरे धीरे आगे जाएंगे। सीट बेल्ट एकदम से हमें आगे नहीं जाने देगी, तो जो टाइम है वो बढ़ जाएगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम। तो आगे जो हम फोर्स जो हमारे ऊपर लगेगा वो क्या हो जाएगा, कम, जिससे हम आगे की तरफ ज़्यादा तेज़ी से नहीं जाएंगे। तो ये होते हैं एप्लीकेशंस न्यूटन सेकंड लॉ के। अब इसका मत देखो, यहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कि जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उससे भी हम फर्स्ट लॉ को निकाल सकते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट, फर्स्ट लॉ क्या कहती है, द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन और रेस्ट डज नॉट चेंज अनटिल एंड अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, कि जब तक हम उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। मतलब फोर्स जो वो क्या है, जब तक जीरो रहेगा तब तक उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो एफ, यहाँ से हम सेकेंड लॉ से हमने क्या पढ़ा, एफ इजिकल टू एम ए, तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एफ बाई एम। और फोर्स क्या है, फोर्स की वैल्यू जीरो है, तो फोर्स की वैल्यू जब हम जीरो रखेंगे तो ए क्या हो जाएगा, जीरो बाई एम। तो ए किस, जी एम को उधर ले के जाएंगे तो जीरो से मल्टीप्लाई होके जीरो, ए क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब क्या है कि जब तक फोर्स जीरो रहेगा तो एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा, जीरो। मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो जब तक फोर्स जीरो रहेगा एक्सेलरेशन भी जीरो, मतलब चेंज इन वेलोसिटी जीरो रहेगा। पहले जिस वो वेलोसिटी से चल रही थी उसी वेलोसिटी से वो बाद में चलेगी, ये है। मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन, ये सेकंड लॉ से हमने पढ़ा था, और फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा था, जब तक फोर्स जीरो रहेगा उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। अगर वो चल रही है तो चलती रहेगी, अगर वो रुकी हुई है तो रुकी रहेगी। तो फोर्स को जीरो रखेंगे तो ए क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब एक्सेलरेशन जीरो। और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगा, वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा। चेंज इन वेलोसिटी को हम जीरो रख देंगे
तो T1 T2 उधर जाएंगे तो 0 हो जाएंगे, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0 और V2 इज इक्वल टू हो जाएगा V1। मतलब पहली वेलोसिटी जो पहले की और बाद की क्या रहेगी, सेम, जब तक हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इम्पल्स ऑफ फोर्स। इम्पल्स ऑफ फोर्स क्या होता है, जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत ही छोटे से टाइम के लिए अप्लाई किया जाता है तो जो फोर्स का इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम। तो टाइम के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टाइम जब बिल्कुल छोटा सा होगा तो फोर्स क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। जैसे कि जब एक क्रिकेट बैट से हम बॉल को हिट करते हैं तो बॉल बहुत दूर बहुत तेज़ी से जाती है। इसका मतलब हमने जितना फोर्स लगाया है उससे भी बहुत तेज़ी से बॉल जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो टाइम ऑफ कांटेक्ट होता है ना बॉल और बैट का, वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही कम टाइम के लिए कांटेक्ट आते हैं। तो जब टाइम बहुत कम होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो कम टाइम के लिए जब बैट बॉल को हिट करेगा तो जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और बॉल क्या हो जाएगी, बहुत तेज़ी से जाएगी आगे की तरफ। इसका मतलब ये होता है। इम्पल्स को कैसे निकाल सकते हैं, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स इंटू टाइम किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के। तो इम्पल्स क्या हो जाएगा, इम्पल्स हो जाएगा फोर्स इंटू टाइम और चेंज इन मोमेंटम। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा एम इन वी माइनस यू के बराबर। और इम्पल्स की यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड, क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन, टाइम की यूनिट सेकेंड हो जाएगी। तो इम्पल्स को ऐसे निकाल सकते हैं, ये इम्पल्स का फॉर्मूला होता है इम्पल्स को निकालने के लिए। अब हम न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ते हैं। थर्ड लॉ क्या कहती है, इट स्टेट दैट व्हेन आवर टू बॉडी इंटरेक्ट विद ईच अदर द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फर्स्ट बॉडी ऑन द सेकेंड कॉल्ड एक्शन। जो बॉडी फर्स्ट बॉडी सेकेंड बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगी उसको क्या बोलेंगे, एक्शन। वो क्या होगा, इज इक्वल टू द इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकेंड बॉडी ऑन द फर्स्ट बॉडी कॉल्ड रिएक्शन। मतलब जब कोई दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट करेंगी तो पहली बॉडी दूसरी के ऊपर फोर्स लगाएगी और दूसरी बॉडी पहली के ऊपर फोर्स लगाएगी। फर्स्ट वाले को हम एक्शन बोलते हैं और जो दूसरी वाली पहले के ऊपर लगाएगी उसको रिएक्शन बोलते हैं। तो जो ये रिएक्शन होता है ये एक्शन के इक्वल होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब कोई बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर जितना फोर्स लगाएगी दूसरी बॉडी भी उसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ये नेगेटिव साइन क्या बताता है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स टू एवरी एक्शन, एक्शन क्या होता है, जो फर्स्ट बॉडी सेकंड के ऊपर फोर्स लगाएगी, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। रिएक्शन क्या होता है, जो दूसरी बॉडी फर्स्ट के ऊपर फोर्स लगाएगी। तो देयर इज एवरी एक्शन देयर इज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो पहली बॉडी दूसरी के ऊपर जितना फोर्स लगाएगी दूसरी बॉडी भी ही पहले के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे हम एक बॉल को दीवार के ऊपर मारते हैं तो बॉल जो है वो दीवार के ऊपर कुछ फोर्स लगाएगी, लेकिन दीवार भी बॉल के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए क्या होता है, जो बॉल होती है वो वापस आती है, जब हम दीवार के ऊपर उसको मारते हैं तो दीवार भी उसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगी और बॉल क्या होती है, एकदम से वापस आती है। एक्शन एंड रिएक्शन आर साइमल्टेनियसली एट सेम टाइम बट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या है, देखो ऐसा नहीं होता है कि पहले फर्स्ट बॉडी ने फोर्स लगाया उसके बाद सेकंड बॉडी ने फोर्स लगाया, ऐसा नहीं होता। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल एक साथ होती हैं सेम टाइम में। जब पहली बॉडी दूसरी के ऊपर फोर्स लगाएगी उसी टाइम दूसरी पहले के ऊपर फोर्स लगाएगी। मतलब ये साइमल्टेनियसली होती हैं, लगातार होती हैं, टाइम नहीं होता इनमें, टाइम गैप नहीं होता है। जब पहले ने वो दूसरी के ऊपर फोर्स लगाया तुरंत उसी टाइम पे इमिडिएटली सेकंड बॉडी फर्स्ट के ऊपर फोर्स लगाएगी। और ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे होंगे, ये फर्स्ट सेकंड पे लगाएगा, सेकंड फर्स्ट पे लगाएगा, तो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे होंगे, लेकिन जो टाइम है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे व्हेन वी वॉक ऑन द ग्राउंड देन आवर फीट पुश द ग्राउंड बैकवर्ड एंड इन रिएक्शन द ग्राउंड पुश आवर फीट फॉरवर्ड। जब हम चलते हैं तो कैसे चलते हैं, हम अपने पैरों से जो ग्राउंड है उसको पीछे की तरफ धकेलेंगे तो ग्राउंड क्या होगा, हमें आगे की तरफ धकेलेगा, तो जिससे हम आगे चलते हैं। अब ग्राउंड पीछे क्यों नहीं जाता, हम आगे की तरफ क्यों जाते हैं, तो ये हमने जो सेकंड लॉ थे उसे पढ़ा था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F/m होता है। जो मास ज़्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। तो जब हम ज़मीन को पीछे की तरफ धकेलेंगे तो ज़मीन में क्या होता है, मास ज़्यादा होता है और हमारी बॉडी में मास कम होता है। तो फोर्स तो दोनों का सेम है, तो फोर्स दोनों ने जितना पहला दूसरे के ऊपर लगाएगा दूसरा भी पहले के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा। लेकिन हमने पढ़ा था मास अगर जिस बॉडी का ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन उसमें कम होगा। तो अर्थ का मास क्या हो जाएगा, हम अर्थ के ऊपर पीछे फोर्स लगाते हैं तो अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है,
तो एक्सेलरेशन जो उसमें प्रोड्यूस होगा वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, ना के बराबर, मतलब होगा ही नहीं, क्योंकि उसका मास बहुत 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 ज़्यादा है हमारी बॉडी से। उसके अपोजिट हमारा मास बहुत कम है अर्थ के कंपैरिजन में, तो हमारा मास कम है तो एक्सेलरेशन हमें ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, इसलिए हम आगे की तरफ चलेंगे, ना कि अर्थ पीछे की तरफ जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल, वैन ए बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम ए गन, द फोर्स सेंडिंग द बुलेट फॉरवर्ड इज इक्वल टू द फोर्स सेंडिंग द गन बैकवर्ड। कि जब एक बुलेट गन से फायर की जाती है तो बुलेट क्या होता है, गन के ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगाती है और गन बुलेट के ऊपर आगे की तरफ। तो जिससे गन क्या है, एकदम से जैसे बुलेट फायर करेंगे गन में झटका लगता है, गन पीछे की तरफ जाती है, क्योंकि जो बुलेट है वो भी उसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाती है पीछे की तरफ। अब बुलेट का मास कम है, गन का मास ज़्यादा है, तो इसलिए गन में कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, बुलेट में क्या होता है, ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए जो गन है वो थोड़ा सा पीछे जाती है, बुलेट एकदम से ज़्यादा आगे जाती है। द फ्लाइंग ऑफ जेट एंड एरोप्लेन, एरोप्लेन और जेट कैसे उड़ते हैं, वो रॉकेट जैसे उड़ता है पीछे की तरफ, ऐसे रॉकेट में से क्या होता है, पीछे की तरफ ऐसे गैसें निकलती हैं तेज़ी से। तो ये गैस जो पीछे की तरफ निकलती हैं, तो जो एटमॉस्फेयर में जो हवा है वो क्या करेगी, रॉकेट को आगे की तरफ धकेलेगी, तो जिससे क्या होता है, रॉकेट आगे की तरफ जाता है। हवा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि जो बॉडी का मोमेंटम है वो हमेशा फिक्स रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता, मतलब पूरा सिस्टम का मोमेंटम। इन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी हैव स्टडी दैट द मूविंग बॉडी पोजेस मोमेंटम विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है, मास एंड वेलोसिटी के बराबर होता है। तो ये जो मोमेंटम होता है ये किसी भी सिस्टम का ये क्या होता है, फिक्स रहता है, जो कि सेकेंड जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें बताती है। जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट दैट व्हेन two or more bodies act upon one another, their total momentum remain constant or conserved, provide that no external force are acting। जब तक बाहर से मान लेते हैं ये पहली बॉडी है, ये दूसरी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट करती है, उससे टकराती है, तो क्या होता है, जो इनका टोटल मोमेंटम क्या होगा, ये थोड़ा सा स्लो हो जाएगी, ये जब पीछे से ये इसकी टकराएगी तो इसका मोमेंटम कम हो जाएगा, इसका मोमेंटम बढ़ जाएगा। लेकिन जो टोटल मोमेंटम है ना, पहले जो दोनों का मोमेंटम था मिला के और कोलिजन के बाद जो मोमेंटम होगा दोनों का मिला के वो सेम रहेगा, मतलब जो टोटल ये सिस्टम था इसका मोमेंटम सेम रहेगा, फिक्स रहेगा, कंजर्व रहेगा, जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। When two or more body collide, they exert force on each other as the result। अब मान लेते हैं कि दो बॉडी हैं, पहली बॉडी का मास क्या है, m1 है, और दूसरी बॉडी का मास है m2। पहले बॉडी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी थी u से चल रही थी और दूसरी बॉडी u2 से चल रही थी। पहली बॉडी u1 से चल रही थी, दूसरी बॉडी u2 से चल रही थी, फिर उनकी क्या होगी, टक्कर होगी। टक्कर होने के बाद जो फर्स्ट बॉडी है उसकी वेलोसिटी u से चेंज होगी, क्या होगी, v1, और सेकंड जो है उसकी u2 से चेंज होकर v2 हो गई, और टाइम कितना लगा इसमें, t टाइम लगा। तो अब हम इनका मोमेंटम निकालते हैं कि पहले जो मोमेंटम था और बाद का जो मोमेंटम था अगर वो इक्वल आते हैं तो इसका मतलब क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ठीक है। तो हम मान लेते हैं जब वे आपस में टकराई, इफ़ F1 एंड F2 आर द फोर्स एग्जर्टेड बाय द बॉडी 1 and 2 ऑन ईच अदर रिस्पेक्टिवली। F1 क्या होता है, फर्स्ट बॉडी ने फोर्स लगाया, F2 क्या है, जो सेकंड बॉडी फोर्स लगाएगी। तो पहले हम इनका क्या निकालते हैं, मोमेंटम निकालते हैं। तो फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम क्या हो जाएगा, F इजिकल टू चेंज इन मोमेंटम, पहली बॉडी का मोमेंटम पहले कितना था और बाद में कितना हो गया, तो F हो जाएगा m1 v1, m1 की देखो ये ऐसे हो गया m1 u1, ये पहले वेलोसिटी से बॉडी चल रही थी तो पहले उसका मोमेंटम था। जैसे कि हमने पढ़ा था F क्या होता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम, सेकेंड लॉ में हमने पढ़ा था। तो ये हमने निकाला चेंज इन मोमेंटम, ये कैसे निकाला, देखो इसको पढ़ते हैं। पहले का मोमेंटम क्या था, बॉडी m1 बॉडी का मास था और v1 उसकी स्पीड थी टकराने के बाद, तो ये हो गया फाइनल मोमेंटम। इसमें से हमने घटा दिया इनिशियल मोमेंटम जो कि m1 u1 था। जब हम इसको घटाएंगे तो m बार कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा v1 माइनस u1 बाई टी। तो ये हो गया है मोमेंटम, जो कि हमने सेकेंड लॉ से पढ़ा था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन
मोमेंटम, ये चेंज इन मोमेंटम और ये किसके बराबर है, फोर्स के। अब ये सेकंड बॉडी पहले m1u1 वेलोसिटी से चल रही थी, टक्कर होने के बाद ये पहले का मोमेंटम था, टक्कर होने का बाद का मोमेंटम m2u2 और टक्कर होने के बाद m2v2, दोनों को घटा देंगे तो चेंज आ जाएगा, m बार कॉमन ले लेंगे हम तो ये हो जाएगा v2 माइनस u2। तो ये है सेकेंड फर्स्ट बॉडी का टक्कर से पहले का मोमेंटम, ये है सेकंड बॉडी का टक्कर लगने से पहले का मोमेंटम। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम पढ़ते हैं ये दो बॉडी जो हमने अजूम की थी, मान लेते हैं ऐसे ये बॉडी थी दो, m1 मास m2 मास, इसकी वेलोसिटी थी u1, इसकी वेलोसिटी थी u2 मान, इसकी वेलोसिटी हमने क्या जूम की थी, इसकी वेलोसिटी हमने जूम की थी फर्स्ट की जो u1 थी और सेकंड की u2 थी। जैसे डायग्राम से हम दोबारा से एक बार डायग्राम बनाते हैं, ये फर्स्ट बॉडी थी, ये सेकंड बॉडी, इसका मास m1 था, इसका मास m2, ये पहले u1 स्पीड से चल रही थी और ये u2 स्पीड से चल रही थी, ये दो अलग अलग बॉडी थी। अब ये बॉडी थोड़ा सा तेज चल रही थी, ये आके इसके पीछे से क्या होगा, कोलिजन होगा इन दोनों का, ये दोनों ऐसे टकराएंगी, तो टकराने के बाद क्या होगा, ये बॉडी थोड़ा तेज़ स्पीड से चल पड़ेगी, तो मास तो दोनों का सेम ही रहेगा m1 m2, लेकिन टक्कर लगने के बाद फर्स्ट की वेलोसिटी हो गई v1 और सेकंड की हो गई है v2। तो जो ये टक्कर लगने से पहले का मोमेंटम था और ये बाद का मोमेंटम था, ये क्या रहेगा, सेम। तो पहले का मोमेंटम हमने निकाला ऐसे, F इजिकल टू m1 v1 u2, ये हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा बाद का मोमेंटम। तो ये दोनों मोमेंटम हो गए, किसके बराबर होता है मोमेंटम बाय टाइम किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर। तो यहाँ पे मोमेंटम बाय टाइम फोर्स के बराबर हो गया है। तो अब थर्ड लॉ क्या कहती है कि पहली बॉडी दूसरी के ऊपर जितना फोर्स लगाएगी, पहली बॉडी दूसरी के ऊपर जितना फोर्स लगाएगी, दूसरी बॉडी भी पहली के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। माइनस का साइन क्या बताता है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो F1 की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, जो हमने अभी यहाँ से निकाली थी F2 की ये थी, तो ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे। और आगे माइनस का साइन, क्योंकि फोर्स जो लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो दोनों साइड t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, इनको m को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे m1v1 m1u1, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे m2v2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस m2u2। तो इस माइनस वाली टर्म को, इस वाली को इधर लेके आएंगे हम, और इधर माइनस वाली को इधर लेके जाएंगे। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी, m1v1 m2v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2u2। इसका मतलब क्या है, इधर वाला m1v1 m2v2 क्या है, फाइनल मोमेंटम है ऑब्जेक्ट का, सम ऑफ द फाइनल मोमेंटम ऑफ द टू बॉडीज़, और ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम। ये दोनों क्या है, इक्वल। तो मतलब जो फाइनल मोमेंटम बॉडी का था वो किसके बराबर है, इनिशियल मोमेंटम के। मतलब मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आया। हाँ, ये हो सकता है मोमेंटम ट्रांसफ़र हो जाएगा एक बॉडी से, ये फर्स्ट बॉडी थी, ये सेकंड थी, तो टक्कर लगने के बाद कुछ मोमेंटम ये धीरे होगी, इसमें से इसमें मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा, ये तेज़ होगी। लेकिन जो टोटल मोमेंटम दोनों का मिला के जो मोमेंटम है वो सेम रहेगा जो पहले था दोनों का मोमेंटम, जो कि हमने अभी ये प्रूव किया है। एक बार दोबारा से देखते हैं। हमने दो बॉडी ली, एक का मास था m1, दूसरी का m2 था। पहले u1 वेलोसिटी से चल रही थी, दूसरी u2 से चल रही थी। टक्कर लगने के बाद क्या होगी, दूसरी v1 से चलने लगी और ये v2 से चलने लगी। तो जो मोमेंटम हम निकालेंगे, मोमेंटम क्या होता है, ये मोमेंटम आ जाएगा, सिर्फ ये इतना वाला, ये मोमेंटम हो गया फर्स्ट बॉडी का, और ये मोमेंटम हो गया है कोलिजन के बाद का, ये कोलिजन से पहले का। तो मोमेंटम को जब हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो किसके बराबर आता है, फोर्स के। F जो हमने सेकंड लॉ में पढ़ा था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो जब हम इसको फोर्स से टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, फोर्स। तो ये फर्स्ट बॉडी ने जो फोर्स लगाया था सेकंड के ऊपर, और ये सेकंड ने फोर्स लगाया था फर्स्ट के ऊपर। तो थर्ड लॉ हमें क्या बताती है कि जो ये फोर्स होते हैं इक्वल और अपोजिट होते हैं, तो इनको हम इक्वल रख देते हैं और माइनस का साइन लगा देते हैं, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम इन दोनों में वैल्यू रखते हैं F1 M2 की, यहाँ से ऊपर वाली इक्वेशन से यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे। तो ये क्या आ जाएंगी, जब हम इनको सोल्व करेंगे तो दोनों इक्वल आएंगी। इसका मतलब क्या है कि दोनों का मोमेंटम जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। When two or more bodies act on each other and no external force acts on it, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक
द टोटल मोमेंटम ऑफ ऑल द बॉडीज इज इक्वल टू द इनिशियल मोमेंटम। जो टोटल मोमेंटम था, जो फाइनल मोमेंटम था बॉडी का, वो किसके बराबर रहेगा? इनिशियल मोमेंटम के बराबर रहेगा। तो चैप्टर हो गया हमारा फिनिश। आप अच्छे से एक बार नोट्स को रीड करेंगे, कुछ समझ में नहीं आता तो आप मेरे पास मैसेज करके पूछ सकते हैं।